सभी दोस्तों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर आपसे चर्चा करनी है। तो जो भी लोग इस समय मुझे जहां पर भी देख रहे हैं, आप सभी से अपील की अपनी राय इस मामले में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आज उन मुद्दों के ऊपर लाइव हम आपसे बात करेंगे। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम पहले वीडियोस को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड कर कर हम उन वीडियोस को लाइव चलाते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आपके साथ लाइव जुड़ रहा हूं, तो जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी रख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, जो भी लोग हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। दोस्तों, आजकल एक बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो चल रहा है कि 10 साल पुराने जो डीजल कार्स हैं या डीजल गाड़ियां हैं और 15 साल पुरानी जो पेट्रोल कार्स हैं या पेट्रोल वाहन हैं, उनको जब्त किया जा रहा है। जब इस तरह की जो कार्रवाई है, हम देखते हैं कि उन्हें जब्त किया जा रहा है, वाहनों को यानी कि इम्पाउंड किया जा रहा है, वहाँ पर सवाल ये है कि उन वाहनों को इम्पाउंड क्यों किया जा रहा है। वो वाहन इंपाउंड इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि वो जो वाहन है वो दिल्ली एनसीआर के एरिया में चल रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये है कि क्या दिल्ली एनसीआर में ज़्यादा पोल्यूशन है? अरे करनाल में एनसीआर के नाम पे एक भी ना तो कोई योजना आई, ना कोई सुविधा आई, ना कोई फैक्ट्री लगी, ना कोई उद्योग लगा, ना ही कोई बड़ी योजना आई यहाँ पे। लेकिन एनसीआर के नाम पे लोगों को किस तरह से यानी कि एक किस्म से लूटा जा रहा है। लूटा जा रहा है का मतलब ये है कि जिन लोगों के वाहनों को इंपाउंड किया जा रहा है, किसी भी जरिए से वो वाहन उन लोगों को अब कभी भी वापस नहीं दिए जाएंगे। क्रॉस कर दो। तो यहां से आप ये समझिए कि आम आदमी, यानी सोचिए यार, जिसके पास 15 साल पुराना स्कूटर है, 15 साल पुरानी जिसके पास बाइक है, आप समझ कर देखिए कि यार वो आदमी पैदल अपने घर जा रहा है, पैदल। यानी वो आदमी जिसके जो सुबह घर से निकला था एक स्कूटर लेकर, उसमें पेट्रोल डलवाकर, उस स्कूटर की तो बेचारे की एवरेज भी 20-30 से ऊपर नहीं होती, 20 या 25 की, क्योंकि ट्रैफिक इतने आजकल एवरेज कहाँ आती है। वो अपने घर पैदल आ रहा है, अपने बच्चों को बता रहा है, बेटा मेरी गाड़ी को पुलिस ने इंपाउंड कर लिया क्योंकि वो 15 साल पुरानी थी। उसका बेटा उसे क्या पूछेगा? उसकी बेटी, उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसके बूढ़े पिता उसे क्या पूछेंगे? अरे यार 15 साल पुराना था तो क्या हो गया? नहीं, सरकार ने ये कहा है कि अगर 15 साल पुराना स्कूटर है, 15 साल पुरानी कार है, तो उसको इंपाउंड कर लिया जाएगा। अरे शर्म आती है। वो आदमी जब रात को खाना खाएगा, वैसे तो उससे खाना खाया नहीं जाएगा, जब वो सोएगा वैसे उससे सोया नहीं जाएगा। वो क्या सोच रहा होगा कि मैंने क्या सोचकर इस सरकार को वोट दिए थे। मैंने अभी पोस्ट डाली थी तो लोग उसके ऊपर कमेंट कर रहे थे कि मैं तो साल की चलाते ही 2-3-4 हज़ार किलोमीटर हूँ, मैं तो चलाते ही 10,000 किलोमीटर हूँ। अरे यूरो 1 आप लेके आए, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4, यूरो 5, यूरो 6 तक आप आ गए हैं। यानी जिनको आपने यूरो 2 की, यूरो 3 की गाड़ियाँ बेची थी 15-15 साल की आरसियाँ बना के, वो कहाँ जाएं? किसका पैर पकड़े, किसका सर पकड़े? वो करनाल में अगर कोई आदमी किसी नेता के पास जाना चाहे, वो सोचे कि चलो मैं इस नेता के पास चला जाऊं, क्या आपके पास कोई एक आदमी है, एक ऐसा चेहरा है आपके पास कोई जिसके पास आप जा सकते हैं, जिसके पास जा सकते हैं वो आपका सॉल्यूशन करवाए? है कोई आपके पास? तो मेरी ये अपील है सरकार से कि आप ये क्या कर रहे हैं। अरे दिल्ली में आप कीजिए, गुड़गांव में, फरीदाबाद में कीजिए, बहुत पैसे वाले लोग हैं, बड़े आदमी रहते हैं वहाँ पे। करनाल में, पानीपत में बेचारे मजदूर सोचते हैं कि चलो बिहार से आए हैं, एक छोटा मोटा स्कूटर मोटरसाइकिल लेकर चला लेंगे। यार आप उनको किस तरह से लूट रहे हो, उनकी बद्दुआएं ले रहे हो। क्या उनमें से कोई एक भी आदमी आपको दुआ देगा? सब बद्दुआ देंगे, सब कहेंगे कि यार हमने इस दिन के लिए सरकार बनाई थी। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, ये अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या आपने कभी उस स्टेज से खड़े होकर हिंदू के अलावा, मुस्लिम के अलावा, विरासत के अलावा, इनके अलावा कभी कोई बात की? प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं स्टेज पर खड़े होकर, हमने देश से ये कर दिया, हमने देश से वो कर दिया। अरे आपने क्या कर दिया जाकर लोगों के बीच में पूछिए। पहले जमाने में जो राजा महाराजा होते थे वो रात को निकलते थे सड़कों पर, पूछते थे अपनी जनता को कि आपका राजा ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहां तो जो ये बोल दे कि राजा ठीक काम नहीं कर रहा, उसके पीछे ईडी, इनकम टैक्स, पता नहीं क्या कुछ लगा देते, सीबीआई लगा देते हैं। जिसने 2 पैसे कमा लिए हैं उसके पीछे इनकम टैक्स वाले लगा देते हैं। यार ये क्या तरीका क्या हो रहा है ये?
ये देखिए एक भाई ने क्या लिखा है, 15 साल पुराने नेताओं को भी सीज करना चाहिए, क्या गलत लिखा है। अरे तुम बुढ़े बुढ़े आदमियों को गवर्नर लगा देते हो, बुढ़े बुढ़े आदमियों को टिकटें देके एमएलए एमपी बनवा देते हो, बुढ़े आदमियों को चेयरमैन लगवा देते हो, बेचारा युवा सड़कों पे फाइलें ले लेके नौकरियां ढूंढ रहा है। क्या कर रहे हो यार आप, ये लोगों के साथ कर क्या रहे हो। ये जो आदमी धड़ाधड़ कमेंट कर रहे हैं ये सब परेशान है, ये जो धड़ाधड़ शेयरिंग कर रहे हैं ये सब परेशान है, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन चुनाव आएंगे, जिस दिन चुनाव आएंगे, इनमें से एक भी ना तो विपक्ष का मुद्दा होगा ना ही सत्ता पार्टी का मुद्दा होगा। मुद्दा एक ही होगा, हमने विरासत में ये कर दिया, हमने विरासत में वो कर दिया, हमने ये कुछ दे, 5 किलो अनाज दे दिया। अरे 5 किलो अनाज से कोई आदमी 5 साल रजेगा क्या? 5 साल उसका पेट भरा रहेगा क्या? दूसरा मुद्दा 134 को लेकर है। पहले सरकार क्या करती थी, अप्रैल मई में एडमिशन करती थी, इस बार दिसंबर में पेपर करवा दिए। अब स्कूल वाले कहते हैं जी हमें तो 7 साल से पैसे नहीं मिले, हम बच्चों के एडमिशन नहीं करेंगे, और स्कूलों से जिन बच्चों ने टीसी ले लिया वो वापस उस स्कूल में नहीं जा सकते। क्या बदतमीजी है यार, ये क्या तुम्हारा सिस्टम है ये देश के अंदर, क्या कर रहे हो ये। अरे जिन लोगों के लिए तुमने पॉलिसियां बनाई थी उन लोगों को किस तरह से बेवकूफ बना रहे हो यार आप लोग। अगर एक नेता को अगर गाड़ी चाहिए हो, वो कहता है मुख्यमंत्री जी मुझे गाड़ी चाहिए। एक मंत्री को गाड़ी चाहिए, वो कहता है मुख्यमंत्री जी मुझे गाड़ी चाहिए। कैबिनेट पास करती है, ले भाई तेरे को 35 लाख की गाड़ी मिल जाएगी। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को जहाज चाहिए, ये ले भाई इतने 1000 करोड़ का जहाज मिल जाएगा। अरे ये जनता पागल है क्या? कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएं, किसको बोलें, क्या करेंगे? कोई है पूछने वाला, सुनने वाला, समझने वाला? यानी मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को कुछ भी चाहिए हो तो सिर्फ कैबिनेट पास करेगी, और जनता को कुछ चाहिए हो तो वो क्या करे। यानी आप समझिए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो भी लोग जुड़ रहे हैं, मैं 1 मिनट में अपनी बात और रखूंगा। आपने एक 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, उस 10 लाख रुपए की गाड़ी के ऊपर आपने 28% जीएसटी पे किया, यानी 2,80,000 रुपए। समझिए ध्यान से, उस गाड़ी के अंदर जो स्पेयर पार्ट लगे हैं उन वो भी जीएसटी पेड है। उस गाड़ी को खरीदने के बाद आप फिर से 10% टैक्स पे करोगे, यानी आपने एक गाड़ी 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने के लिए लगभग 4 लाख रुपए टैक्स पे कर दिया। जो 10 लाख में से 4 लाख आपने जीएसटी दे दिया, आरटीओ टैक्स दे दिया, रोड टैक्स दे दिया। उसके बाद जब आप उस गाड़ी को चलाएंगे तो पेट्रोल और डीजल पे आप टैक्स दे रहे हैं। जो पैसे आप कमाएंगे उसके ऊपर आप इनकम टैक्स दे रहे हैं। जो बिस्कुट आप खाएंगे, रिफाइंड आप खाएंगे, उसके ऊपर टैक्स दे रहे हैं। तो कमा क्या रहे हैं भैया? सरकार के लिए कमा रहे हैं क्या? 25 लाख करोड़ रुपया सरकार ने पेट्रोल डीजल से कमा लिया। हमने और आपने क्या कमाया? हमें और आपको क्या मिल रहा है? हम इतना इतना टैक्स दे रहे हैं। टूटी सड़कें, हमारे टैक्स से जहाज पे नेता उड़ता है दूसरे शहर में, हमारे पैसे से नेता के साथ सैकड़ों सिक्योरिटी गार्ड चलते हैं, हमारे पैसे से नेता जिन लग्जरी गाड़ियों पर चलता है उन पे जैमर लगे होते हैं हमारे पैसे से, और जनता कोने पे खड़ी होकर बाय 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 कर रही होती है, और नेता सीधा निकल जाता है। वो ऐसे निकल जाता है जैसे भगवान श्री राम अंदर बैठे हैं, जैसे कोई भगवान अंदर जा रहे हैं गाड़ी के, देखता भी नहीं है वो नेता आपको। और आपके पैसे से, यानी समझिए 10 लाख रुपए की एक गाड़ी के ऊपर आप 4 से 4.5 लाख रुपए टैक्स पे कर देते हैं, और वो नेता आपको देखता भी नहीं है। लेकिन चुनावों के समय में मुद्दा ये सब नहीं होता। चुनावों के समय में मुद्दा होता है कि अगर तुमने किसी और पार्टी को वोट दिया तो हिंदू खतरे में आ जाएगा, और जो दूसरी पार्टी वाले हैं उनके पास अपने एजेंडे हैं। पब्लिक से किसी को प्यार नहीं है। पब्लिक को, यानी आप समझिए कि एक नेता जो कांग्रेस में था, चोर था, ठग था, लुटेरा था, इनकम टैक्स, ईडी, पीडी, एफआईआर, मामले दर्ज, कोर्ट कचहरियां, वो तब तक चोर था। वो जैसे ही बीजेपी में आता है वो बंदा धर्मात्मा बन जाता है। बीजेपी का आदमी जो आज धर्मात्मा है, जैसे ही वो कांग्रेस में, आम आदमी पार्टी में, किसी और में जाके कहेंगे ये तो चोर डाकू लुटेरा था इसलिए हमने निकाल दिया इसको। ये राजनीति है हमारे देश की यार। यानी इतना बुरा हाल यार। ये देखिए मैंने मुद्दे पूरे बनाए हैं कि आज क्या क्या बात करनी है सड़कों की। आज मेरे पास एक व्यक्ति आते हैं, वो मेरा फ़ोन देना जरा, उसका नाम था नदीम अली करके कुछ ऐसा नाम था, मुस्लिम थे वो। उन्होंने मुझे बताया सर मेरा इलाज होना है, मेरे को वो चाहिए, कूला डलवाना है। डॉक्टर ने एस्टीमेट बना के दिया, ये देखिए 2,20,000 रुपये का जो एस्टीमेट है वो डॉक्टर ने बना के दिया है। उसके एक कूल्हे का ऑपरेशन होना है, वो आदमी चल नहीं सकता। मैंने उससे पूछा आपके पास बीपीएल कार्ड है? कहता नहीं है। मैंने कहा आपके पास आयुष्मान कार्ड है? कहता नहीं है। तो मैंने कहा भैया ये वोट किस लिए देते हो?
यानी आप समझ रहे हैं, जिस आदमी के पास खाने को रोटी नहीं है उसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, जिसके पास चलाने को बढ़िया लग्जरी गाड़ी है उसके पास आयुष्मान कार्ड है। मैंने कुरुक्षेत्र के जो विधायक हैं सुभाष सुधा, उनका भी एक वीडियो चलाया था कि उनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ था। यानी इस देश की व्यवस्था देखिए कि जिस आदमी को जिस चीज की जरूरत है उसे कुछ नहीं मिल रहा, जिसको जिसकी जरूरत ही नहीं है उसके घर जा जाके बांट रहे हो। अरे क्या कर रहे हो यार आप लोग, ये क्या कर रहे हो? यानी शर्म नाम की चीज नहीं है। स्टेज से खड़े होकर आप क्या बयान देते हैं, हमने गरीबों को 5 किलो आटा दे दिया। शर्म आती है बोलते हुए 5 किलो आटा दे दिया? अरे वो गरीब भी जब रिक्शा चलाता है ना, उससे कोई सामान शाम को घर लेके जाता है, वो तुम्हें आटे से ज्यादा पैसे देकर जाता है टैक्स के रूप में। क्या कर रहे हो? कौन है? किसके किसके पैर पकड़ोगे, किसके हाथ जोड़ोगे, किसको जाके कहोगे कि भाई साहब मेरा ये काम करवा दो? यार मैं एक पत्रकार हूं, मेरे पास इतने लोग आते हैं, किसी की किडनी का ऑपरेशन है, किसी की टांग का ऑपरेशन है, किसी की डिलीवरी होने वाली है, किसी को कोई दिक्कत है, किसी के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। मैं क्या कर सकता हूं यार? मेरे को कई बार ऐसे लगता है यार, ये सारे लोग मेरे पास आ रहे हैं, ये नेता के पास क्यों नहीं जाते? तो कहते हैं जी नेता है ही कोई नहीं, जाए किसके पास? जबकि इनको इतनी फंडिंग होती है, जो हमारे MP होते हैं इनको करोड़ों रुपए की फंडिंग होती है, ये चाहें तो ज्यादातर जनता का जो दुख है वो दूर कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं, कौन सा स्प्रिंग इनकी कुर्सी के ऊपर लगा है कि ना तो ये लोग कुर्सी पे बैठते हैं, ना ये किसी को कुछ समझते हैं, ना किसी को जानते हैं, ना किसी को पहचानते हैं। करोड़ों रुपया MLAs को मिलता है, लेकिन इलाज करवाने के लिए यार वो पत्रकारों के पास जा रहे हैं। शर्म आती है? राशन लेने के लिए वो यार हमारे पास आते हैं। मैं सोचता हूं यार किस किस को देंगे? इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है व्यवस्था का, कोई पूछने वाला नहीं है। पानी मंगवाना जरा। पुलिस की सुन लीजिए, आपकी पहले तो कोई शिकायत होती है, FIR ही दर्ज नहीं होती, वो फिर पत्रकार के पास आता है, हम फिर धक्काशाही करके पुलिस को कह के भैया इसकी सुनवाई कर दो, नहीं तो खबर चलानी पड़ेगी, ऊपर तक मामला जाएगा, करनी तो है ये कर दो। चलो पुलिस वाले डर के मारे करते हैं, इज्जत के मारे करते हैं, या उन्हें लगता है कि नहीं बेइज्जती ज़्यादा हो जाएगी। पहले ही करनाल को क्राइम सिटी लोग कहते हैं, FIR दर्ज हो जाती है, फिर वो बेचारा FIR दर्ज करवाने के बाद कार्रवाई के लिए पीछे पीछे घूमता रहता है। क्या यार, ये क्या सिस्टम है? आप SP लग गए, DSP लग गए, SHO लग गए, कांस्टेबल लग गए। पहले आप सड़क पे धक्के खाया करते थे, लेकिन जैसे ही आपको बढ़िया कुर्सियां मिली, बढ़िया गाड़ियां मिली, आप भूल गए कि हमें इन आदमियों का काम करना है। किसके पास जाए आदमी? कौन है पूछने वाला? कोई है आदमी आपके पास? ये जो सिस्टम चल रहा है ना इस देश के अंदर, देखो बदला कुछ नहीं है। 1947 से तरक्की बहुत हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बीजेपी ने भी काम किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो काम एक्चुअल में होने चाहिए, क्या वो काम हो रहे हैं? मिडिल क्लास आदमी को देखो यार, अमीर आदमी 100 रुपए कमाता है, 40 रुपए टैक्स देता है, 60 जाते हैं। मिडिल क्लास आदमी 100 रुपए कमाता है, वो 70 रुपए टैक्स देता है, और 30 रुपए में क्या बचता है उसको? बच्चे पाले, तेल डलवाए, गाड़ी का किस्तें भरे, किराया भरे, बिजली का बिल भरे, बच्चों के स्कूल की फीस भरे। क्या करे? मिडिल क्लास तो बेचारा खत्म है, कुछ नहीं है उसके पास। जब भी इस देश में गरीबी बढ़ेगी ना, मिडिल क्लास से ही गरीब बढ़ेंगे ज्यादा, और कुछ नहीं होना। और सबसे बड़ी बात मुझे दुख की ये लगती है कि मुद्दे आप कितने भी उठा लो, एक भी नेता, पॉलिटिशियन, एक भी ऐसा नहीं है जो आपके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आपके लिए आए। सबको वोट चाहिए, सबको ये देखना है कि इसका काम करवाऊंगा तो ये मुझे कितने वोटों का आदमी है। ये सबको ये चाहिए कि यार अभी तो चुनाव में इतने साल पड़े, आज काम करके क्या लेना है? जब चुनाव आएंगे 3 महीने पहले, 6 महीने पहले फिर शुरू कर देंगे। जो विपक्ष में होगा वो कह देगा जी मैं तो विपक्ष में था इसलिए मेरे काम नहीं हो पाए। जो सत्ता में है वो कहेगा जी मेरी सुनवाई नहीं होती, अब की बार पार्टी बदल के फिर चुनाव दूसरी पार्टी से लड़ूंगा। क्या बदतमीजी है यार ये। नेताओं को लाख लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए तनख्वाहें मिलती हैं, आपको वो क्या देके जाता है मुझे ये बताइए? उसकी इनकम टैक्स फ्री है, कोई टैक्स नहीं है उसकी इनकम के ऊपर। आप 1 रुपया कमा लो, पीछे पीछे आ जाएंगे, लाओ जी इतना टैक्स भर दो। आप 100 रुपए कमा लीजिए, लाओ जी 18 रुपए GST दे दो। लेकिन नेताओं की सैलरी टैक्स फ्री क्यों है? ये नेता तो कहते हैं कि हम सेवा करने के लिए आए हैं। सेवा करने के लिए कौन पैसे लेता है भैया? अगर आपका भ्योंत नहीं है, अपनी दुकान पे बैठो, अपने बिजनेस में बैठो। करोड़पति आदमी चुनाव लड़के लग्जरी गाड़ियों में बैठ के गरीब आदमी की बात करते हैं। हजम होती है ये बातें आपको कि एक बड़ा आदमी
एक ऐसा आदमी जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, उसको आप पीछे पीछे जय श्री राम करते हुए, ये मेरा नेता है जिंदाबाद करते हुए, पार्टी के नारे लगाते हुए, इसको जितवाना है, इसको जितवाना है, जितवाने के बाद आपको दिखता भी नहीं होगा, वो फोन भी नहीं उठाता होगा आपका, मेरी गारंटी है इस बात की। तो फिलहाल जो ये तमाम मैंने मुद्दे छेड़े हैं, इन मुद्दों को छेड़ने का मतलब ये है कि जो लोग लगातार फ़ोन करते हैं उनको ये ना लगे कि उनकी बातों को सिर्फ सुना जाता है, आगे तक नहीं पहुंचाया जाता। मैं कोशिश करता रहता हूं कि जो जो बातें हैं वो तो अब मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे दोस्तों शेयर इसलिए करें ताकि और लोगों को, अगर मेरी इस वीडियो से 10 आदमी भी जागते हैं, अगर मेरी इस वीडियो से, मेरे इस बातों से 10 आदमियों को भी फर्क पड़ता है, तो जाहिर तौर पर जो ये 10 लोग होंगे ये आगे 100 को कन्विंस कर सकते हैं। अगर मैं अकेला 10 को कन्विंस कर सकता हूं तो आप लोग, वो 10 लोग 100 को कन्विंस कर सकते हैं। अगर मेरी बात आपको बुरी लगे, आप मुझे गाली लिख सकते हैं, मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा और मैं सोचूंगा कि अगर मैंने भी गाली खाने वाले काम किए हैं तो फिर मैं उस आदमी को फॉलो करूंगा जो आदमी यानी कि आपके लिए कुछ कर भी नहीं रहा और आप जयकारा भी उसका लगा रहे हैं और उससे गाली भी नहीं पड़ रही, फिर मैं उसे फॉलो करूंगा। अगर आपको लगता है कि मुझे गाली देने से आपका घर बैठे काम हो सकता है तो आप मुझे 2, 4, 5, 10 गालियां देना, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे समझ आ जाएगी कि मैं गालियां खाने के लिए बना हूं और आप धक्के खाने के लिए बने, मुझे ये समझ आ जाएगा। तो मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें, जिन्हें अच्छी लगे वो कमेंट करें, जिन्हें ज़्यादातर देखिए जितने भी ये दोस्त बीच बीच में हैं, हालांकि काफ़ी लोगों को मैं जानता भी हूं, तो सभी लोग मुझे लगता है कि ठीक कह रहे हैं, सही बात है। तो नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस तरह से कहने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी दोस्त देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कमेंट और सब कुछ, ये देखिए एक कयूम अली है, इन्होंने लिखा है कि जो सेवा भाव है वो हमेशा निःशुल्क होता है, लेकिन सयूम भाई हमारे यहाँ पर सेवा के लिए पैसे लेते हैं लोग। पहले कहते हैं, पहले वो क्या करते हैं, 1-1.5-2 करोड़ रुपए में चुनाव लड़ते हैं कि हम गरीब आदमी की लड़ाई लड़ेंगे। गरीब आदमी की लड़ाई लड़ने के लिए वो चुनाव लड़ते हैं 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए खर्च करके। फिर वो गरीब आदमी के लिए करप्शन करते हैं कि मुझे इस गरीब आदमी को अमीर बनाना है। फिर वो उस गरीब आदमी को अपने नज़दीक नहीं आने देते क्योंकि उन्हें कोरोना हो जाएगा, वो बीमार हो जाएंगे। पहले जिसके वो पैर छूते हैं, फिर जाकर उसको कहते हैं थोड़ी दूर होकर बात कर। मैं ऐसे नेताओं को जानता हूँ जो ऐसे कहते हैं दूर होकर बात कर, मेरे नज़दीक मत आ। और हम उन्हीं के झंडे उठा उठा के उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं, उनकी गाड़ियों के पीछे दौड़ते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं दोस्त लोगों को दिखाने के लिए कि ये देखो मेरी इस नेता के साथ ये फोटो देख रहे हो, ये मेरी इस नेता के साथ फोटो है, ये मेरा जानकार है। अरे घर गली के बाहर का नाला अगर वो तुम्हारा नेता साफ करवा दे तो मेरा नाम बदल देना आके, जिस नेता के साथ तुमने फोटो खिंचवाई है। नाली तुम्हारी अगर ठीक करवा दे तो मेरा नाम बदल देना, कोई पूछता तो कोई नहीं है। तो मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। जो भी दोस्त मेरे दोस्त हैं, शुभचिंतक हैं, उन सभी को नमस्कार। अपना ध्यान रखिएगा, सर्दियों का समय, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। आजकल माहौल बहुत ख़राब हो रहा है दोस्तों, बहुत अलग अलग अजीब अजीब तरह की नई तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर अपील है, अपने बच्चों का ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, बुज़ुर्गों का ध्यान रखें, महिलाओं का ध्यान रखें। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि आपको कभी ज़रूरत होगी तो कोई नेता आपके काम आएगा, आपके काम आपका भाई आएगा, आपके काम आपका पड़ोसी आएगा, आपके काम आपका दोस्त आएगा। नेता किसी के काम नहीं आता कभी भी, कभी भी। मैंने आजमाई हुई ये बात है। नेता सिर्फ आपके काम तब आएगा जब आपसे उसका कोई मकसद पूरा होगा, सिर्फ तब। तो मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं IBN 24 और आज की जो मुझे लगता है धीमान ये दोस्त थे, कोई नाम उनका निकल गया। तो जो लोग अभी अभी जुड़ रहे हैं उनको शायद पता नहीं होगा कि किन मुद्दों पे हमने बात की। अभी जब ये वीडियो ख़त्म होगी तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन जिन मुद्दों के ऊपर मैंने बात की वो तमाम मुद्दे आपको समझ भी आए होंगे और आपको ये पता भी लग गया होगा कि वो तमाम मुद्दे आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये तमाम मुद्दे यानी कि उस
धरातल से जुड़ी हुई रिपोर्टिंग के कारण मेरे पास आए हैं। उसका कारण सिर्फ ये है क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पे रह के काम करता हूँ। उसका कारण सिर्फ ये है, मुझे पता है कि आप लोगों का दर्द क्या है, मेरा दर्द क्या है। भैया मैं भी आप में से ही निकला हुआ हूँ, मैं भी डोर टू डोर मार्केटिंग करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। 80 रुपये दिहाड़ी में काम करता था, 80 रुपये डेली के मुझे मिलते थे, तब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेहनत कीजिए, मेहनत में कोर कसर नहीं होनी चाहिए। ये बिना सोचे कि रिजल्ट क्या होगा, अगर आप रिजल्ट को सोच के काम करेंगे तो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमें सबसे पहले एक ही बात सोचनी कि हमें मेहनत करनी है। हालांकि आपकी मेहनत का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को चला जाता है, लेकिन फिर भी आपको मेहनत ही करनी है। कोई बात नहीं, सोच लीजिए माँ बाप के साथ साथ सरकार को भी पालना है। तो जो भी देख रहे हैं सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। जो लोग अच्छा समझ रहे हैं उनका भी ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षकों का मुद्दा कब उठाएंगे। SK सिंह जी, जो भी मुद्दा है आपका, आप मेरी ईमेल ID editor.crime@gmail.com, दोबारा सुन लीजिए, editor.crime@gmail.com, इस जगह पर आप मुझे अपनी शिकायत भेज सकते हैं। अगर वो मुद्दा मुझे समझ आ जाएगा तो ज़रूर आपकी भी आवाज़ उठाएंगे। देखो, मैं एक छोटे से शहर में बैठकर, छोटे से ऑफिस में बैठकर आपकी आवाज़ ही सुना सकता हूँ, ज़्यादातर लोगों तक ले जा सकता हूँ। और उन लोगों तक आपकी आवाज़ तब जाती है जब आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, इसमें कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, हमें हमारी गलतियाँ बताते हैं, हमें हमारी कमज़ोरियाँ बताते हैं, हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे बताते हैं, मैं उन्हीं को फॉलो कर उन खबरों को भी करता हूँ। तो कोशिश करेंगे। विनोद शर्मा जी को नमस्कार, वो कह रहे हैं कि गुड इवनिंग सर, आई एम मिस्ड योर लाइव सेशन, आई एम योर ग्रेट एडमायरर, यू आर ए वंडरफुल ह्यूमन बींग। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों। मैंने कहा जो गालियां दे रहे हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, जो प्रेज़ करते हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि मुझे पत्रकारिता नहीं आती मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, जिन लोगों को लगता है मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूं या कर पा रहा हूं उनका भी धन्यवाद। सभी का धन्यवाद है, कोई बात नहीं। अपनी संतुष्टि होनी चाहिए, मुझे किसी और की संतुष्टि से मतलब नहीं है, मुझे उन लोगों से मतलब नहीं है जो मतलबी लोग हैं, मुझे उन लोगों से मतलब है जो लोग ये समझते हैं कि वाकई आज हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आप सभी से अपील, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, हर जगह शेयर कीजिए ताकि ये बात, ये आवाज़ सब तक पहुंच सके। जल्द ही आपके साथ फिर से लाइव जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जब समय होता है तो आपसे जुड़ने का